बुलेटिन में अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। संसद भवन के अंदर कोरोना विस्फोट हुआ है। 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीते दिनों सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। संसद भवन में कोरोना मिलने से हड़कंप मच गया है। तो दिल्ली में अब कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है और अब संक्रमण संसद भवन तक पहुंच चुका है। बीते दिनों संसद में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों का दरअसल कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमेम 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तेजी से पैर पसार रहा है फिलहाल कोरोना और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,71,986 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले आने के बाद देश भर में सक्रिय मामले बढ़कर फिलहाल 4,72,169 हो गए हैं। महज एक दिन में कोरोना के ग्राफ में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अगर आंकड़ों की बात कर लें तो देश में पिछले 11 दिनों में कोरोना के दैनिक मामले 21% तक बढ़ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो चुकी है और एक दिन में संक्रमण के मामलों में 3,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48,178 तक पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है और राजधानी दिल्ली में हालात जो हैं वो लगातार बेकाबू हो रहे हैं और ऐसे में संसद भवन तक पहुंच चुका है संक्रमण। यहां लगभग 400 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल पिछले दिनों कोरोना का टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ये भी दिल्ली से है। दिल्ली एम्स में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 200 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं और 7 दिन में 400 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। तो दिल्ली एम्स में भी अगर हम देखें तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हैरान करने वाली बात है कि स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और 400 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी जो है पिछले 7 दिनों में पॉजिटिव आ चुके हैं और 24 घंटे की बात कर लें तो यहां 200 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7 दिन में 400 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली एम्स में पॉजिटिव पाए गए हैं और ऐसे में फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात जरूर है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आने वाले दिनों के सभी कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोरोना की चपेट में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी आ चुके हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो दुष्यंत चौटाला ने किया जिस दौरान वो कोरोना संक्रमित पाए गए। देखिए ये ट्वीट उन्होंने किया कि आज हल्का बुखार होने पर उन्होंने RT-PCR का टेस्ट कराया जिसमें वो पॉजिटिव आए हैं और उसके बाद ट्वीट करके उन्होंने खुद जानकारी दी कि वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आने वाले दिनों में जो उनके कार्यक्रम थे, तय कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही जो लोग उनसे मिले थे, जो उनके कांटेक्ट में आए थे, उन सभी से उन्होंने ये आग्रह कराया है कि एहतियातन वो भी अपना कोविड टेस्ट करा ले। फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। 2024 की जंग का रुख 2022 के नतीजों से ही तय हो जाएगा। चुनावी पंडितों के जोड़ तोड़ ने उत्तर प्रदेश चुनावों को बेहद दिलचस्प बना दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में सीएम योगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है।
उत्तर प्रदेश के चुनावों में युवा नेता अखिलेश यादव का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। कांग्रेस, बीएसपी और तमाम छोटे बड़े दलों के लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई काफी मायने रखती है। पूर्वांचल की सियासत से तय होगी योगी और अखिलेश में कि किसका पलड़ा भारी है। पश्चिमांचल की सियासत से तय होगा लखनऊ की गद्दी पर कौन काबिज होगा। अवध क्षेत्र के युद्ध से तय होगा कि किसको मिलेगा लखनऊ का ताज। देखिए ये रिपोर्ट। The 5 states will be conducted in 7 cases. उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है। इस वजह से यूपी के चुनावी नतीजे दिल्ली की सियासत तक असर डालते हैं। सियासी हलकों में ये कहावत भी आम है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को समझने के लिए यूपी की आंतरिक संरचना को समझना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर देखा जाता है, जिनमें पूर्वांचल की 130 सीट, अवध क्षेत्र की 118 सीट, पश्चिमी यूपी की 136 सीट और बुंदेलखंड की 19 सीट शामिल हैं। सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां की 136 सीट पर जीत हासिल करने के लिए हर पार्टी अपनी खास रणनीति बनाती है। पश्चिमी यूपी में गन्ने की फसल बहुतायत में होती है और इसी के चलते यहां की सियासत भी गन्ने के इर्द गिर्द घूमती है। गन्ना किसानों की बकाया बिल का भुगतान हर विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया, उसमें भी यूपी उत्तराखंड का मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने ही संभाला। फिलहाल तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। बावजूद इसके गन्ना के बकाये का भुगतान और कृषि कानूनों का मुद्दा इस बार भी पश्चिमी यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है। दो 2017 में पश्चिमी यूपी के जनादेश पर नजर डालें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 109, समाजवादी पार्टी को 21, बहुजन समाज पार्टी को 3 और कांग्रेस को 2 और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल को जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद बात करते हैं पूर्वांचल की, जहां की सियासत पश्चिमी यूपी से बिल्कुल उलट नजर आती है। पूर्वांचल में तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों ने आवाज नहीं उठाई। इससे साफ समझ आता है कि पूर्वांचल की सियासत पश्चिम से किस तरह अलग है। पूर्वांचल की 130 सीटों का सियासी गणित भी बेहद अहम है। पूर्वांचल की सियासत की दिशा वाराणसी से तय होती है और इसी वजह से काशी की बदलती तस्वीर आगामी विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल का सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। दिल्ली से दूरी के चलते पूर्वांचल कई दशकों तक विकास की बाट जोता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल की तस्वीर काफी हद तक बदल गई है। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे, नई ट्रेन, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और हाल ही में वाराणसी में अमूल प्लांट का शिलान्यास काफी अहम साबित हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्वांचल में भारी सफलता हासिल हुई थी। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में से बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था। ये कामयाबी अपने आप में ऐतिहासिक थी, क्योंकि यूपी का पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2017 में बीजेपी ने समाजवादी को तो पस्त कर ही दिया, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को भी पानी पिला दिया था। यूपी में तीसरा सबसे बड़ा रीजन है अवध का, जहां से 118 विधायक विधानसभा में पहुंचते हैं। अवध का सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर ही रहा है और अब जिस तेजी से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, विधानसभा चुनावों में भी यही मुद्दा सबसे बड़ा होने वाला है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण जोरों पर है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर चुनावी दंगल का एजेंडा आ गया है। चुनावों से जुड़े हर सवाल पर डिप्टी सीएम विकास की दुहाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी में सुधार की दुहाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है, जिसका इंतजार सभी को था, तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जनता को। अब वो दिन आ गया है, यानी कि 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 7 मार्च तक ये चुनाव चलेंगे। 10 तारीख को काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि सरकार फिर से रिपीट होती है या किसकी बनती है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, क्या कहना है? सबसे पहले तो चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई, ये हम सबको प्रतीक्षा थी, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर प्रकार से तैयार है और 2022 का चुनाव हम 2017 की तरह फिर से जीतेंगे। फिर से सुशासन का, विकास का, गुंडागर्दी से मुक्ति का, भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का फिर से हमारा कमल खिलेगा। फिर से सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों सब एक हो जाएंगे, तब भी भाजपा की विजय होगी, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता के आशीर्वाद। सर, 2014 में प्रचंड जीत, 2017 में उससे भी प्रचंड, 19 में और ज्यादा, 2022 में क्या? मैंने कहा कि 2014, 2017, 2019 3 बार हम जीत चुके हैं, चौथी बार जीतेंगे और जीत का चौका वह भाजपा का भी होगा, वह उत्तर प्रदेश की जनता का भी होगा। इस बार तक कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अधिक से अधिक डिजिटल पर जोर लिया जाए, तो बीजेपी की कैसी तैयारी है? ये भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार है। डिजिटल प्लेटफार्म से जाना होगा, वर्चुअली रैली करना होगा, एक्चुअली रैली करना होगा, हम हर प्रकार से तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है। और हमें भरोसा भी है कि जिस भी प्रकार से आयोग जो भी कर रहा है वो जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कर रहा है, इसलिए हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करते हुए और उसके अनुसार आगे बढ़े। सर, इस बार हिंदुत्व मुद्दा रहेगा कि विकास? देखिए, हिंदुत्व तो जीवन शैली है, हिंदुत्व को अलग करके कुछ सोचना व्यर्थ है, लेकिन हमारा अगर भाषा की दृष्टि से जाए तो हमारा मुद्दा तो विकास है, हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा लोगों, गरीबों को जीवन स्तर को सुधारना है, हमारे मुद्दा किसानों की आमदनी बढ़ाना है, हमें भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करके अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का काम करना है। इंफ्रा हमारा देश के सभी प्रदेशों से सबसे अच्छा, इस पर हमारा जोर है और इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उसी के कारण कमल खिल रहा है। उसी के कारण से मैं श्री अखिलेश यादव जी का आज हताशा भरा बयान चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ मैंने सुना है। इससे ये मैं कह सकता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव परिणाम आने से पहले अपनी पराजय स्वीकार किया है और यह उन्होंने साहस का परिचय दिया है, उनको धन्यवाद देता हूं। सर, अखिलेश यादव ने एक चीज़ और कही है कि हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं वर्चुअल रैली और इसको लेकर जितनी भारतीय जनता पार्टी है। मैं समझता हूँ इस पर मुझे बयान देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से तैयार है। चुनाव में सारे विरोधी दल जो हमारे हैं वो एक हो जाएंगे, तब भी हम चुनाव जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से फिर जीतेंगे। फिर भाजपा की सरकार 300 से अधिक सीटें जीत करके बनेगी। सर, इस बार प्रयागराज से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? इस बार ये हमारी भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। चुनाव जरूर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देती है तो वो चुनाव में जरूर उतरेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 300 से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी और 2022 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता की पार्टी की वापसी होगी। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चीन ने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बनाया है निशाना। सिचुआन प्रांत में 99 फीट ऊंची प्रतिमा को ध्वस्त किया है। वामपंथी चीन ने बौद्ध भिक्षुकों के साथ की है ये बर्बरता। बुद्ध प्रतिमा तोड़ने की सूचना साझा करने पर बर्बरता। चीन ने दुनिया भर में बौद्ध कम्युनिटी का अपमान किया है।
तो चीन की तानाशाही एक बार फिर से उजागर हो गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिचुआन क्षेत्र में चीनी प्रशासन ने कई तिब्बती भिक्षुओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पिटाई की खबरें भी सामने आई हैं। और हाल ही में चीन ने भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा को तोड़ दिया था। चीनी अधिकारियों को शक था कि उसकी करतूत के बारे में तिब्बती भिक्षुओं ने बाहरी लोगों को बताया है, जिसके बाद इसी संदेह में आकर उसने तिब्बती भिक्षुओं के साथ ये बर्बरता की है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश के लुओ काउंटी में 99 फीट लंबे बुद्ध की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया।